गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी अनुसूची की है। मैं भाग की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के पहले देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भारत का संविधान बना था उस समय भारत में 12 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, मैं भाग बता चुका हूँ। भाग 22 थे, परंतु संशोधन हुआ, उसमें 3 और जुड़ गए और 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, टोटल 22 हैं, पर उनके सब पार्ट बन चुके हैं, जैसे कि 4A, ठीक है, 9A, 9B, 9C, इस तरीके से पार्ट हो के टोटल 25 बन चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को जा कर के ज़रूर देख लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची, चाहे पहली अनुसूची हो, भाग हो, अनुच्छेद हो, प्रत्येक पहली में फर्स्ट में राज्य और संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुसूची 1 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? स्टेट और जो सेंटर हैं उनके, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सीमाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए सेकंड है अनुसूची सेकंड, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, विधान परिषद का सभापति व उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश व नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। अर्थात इन सब के बारे में इनके वेतन से संबंधित वर्णन किया गया है। इनके वेतन के बारे में अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है कि जितने भी पोस्ट हैं, उपसभापति, सभापति, CJI, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर, इन सब की कितनी तनख्वाह होगी, कितना इनका भत्ता मिलेगा, कितना इनको वेतन मिलेगा, इन सभी से रिलेटेड संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। तीसरा दे रखा है, तीसरा है आपका अनुच्छेद 3, शपथ संघ के मंत्री, संघ मतलब केंद्र, ठीक है, सेंट्रल के, राज्य के मंत्री, संसद, ठीक है, और आपका संघ के मंत्री, आपके राज्य के मंत्री या संसद मतलब आपको लोकसभा, राज्यसभा दोनों होती है। जब भी संसद की बात करी जाएगी तो संसद में आपको दोनों को ही मानना है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के प्रत्याशी विधायक या विधायक के सदस्य, नियंत्रण महालेख परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। अर्थात अनुच्छेद 3 में शपथ से संबंधित है कि जो विधायक हैं, सांसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के मंत्रीगण हैं, इन सभी को शपथ कौन दिलाएगा तथा उनकी शपथ की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हमने 3 पढ़े। पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं का था। दूसरा आपका किस चीज़ का था? वेतन से संबंधित, कि उनका वेतन क्या होगा। तीसरा शपथ से संबंधित। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आते हैं फोर्थ दे रखा है अनुसूची 4 में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीटों के बंटवारे को बताया गया है। अर्थात कि जो राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसमें कितनी सीटें हो सकती हैं। जैसे आपको पता हो राज्यसभा में 250 सीटें हो सकती हैं, पर अभी वर्तमान में कितनी हैं? 245, जिसमें से 12 हमारे देश के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है,
मनोनीत करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, तो अनुसूची 4 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों के बारे में। ठीक है, ओके। अब अनुसूची 5 की बात करते हैं। देखिए, अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनमें नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है, परंतु इसमें 4 राज्यों को छोड़कर कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन में नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को वर्णित किया गया है। उनका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था वहाँ पर रहेगी तथा उसको किस प्रकार से रिजर्व करके नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन 4 राज्यों को अनुसूची 6 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए जो 4 राज्य हमने छोड़े थे कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों राज्य आपके कहाँ हैं? ईस्ट के हैं। ठीक है, पूर्वांचल, पूर्वी हैं, ये सारे पूर्व के राज्य हैं। तो के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान उल्लेख है। तो ये जो पूर्व के 4 राज्य हैं इनका उल्लेख मिलता है आपको अनुच्छेद 6 में, अनुसूची 6 में। ठीक है, जो आपके 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा हैं उनका उल्लेख मिलता है अनुसूची 6 में, और इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य बचे आपके उन सभी का, और केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी का मिलता है अनुसूची 5 में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण उल्लेख है। इसमें अनुसूचियां दी गई हैं, अर्थात इसमें 3 सूचियां दी गई हैं कि किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, अर्थात किस किस कार्य के लिए शक्तियां राज्य स्तर पर मिलेंगी और किन कार्यों के लिए शक्तियां केंद्र स्तर पर मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जब इसका संविधान बना था, संविधान 26 नवंबर 1949 में बन के कंप्लीट हो गया था। उस 26 नवंबर 1949 में बन गया था, परंतु इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। और अगर ड्यूरेशन पूछा जाए हमारे देश में संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज हमारे देश को संविधान कंप्लीट करने में लगे थे। ठीक है, और आपको मैं एक स्पेशल बात बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो किस में लिखा गया था? इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए, तो जब हमारा संविधान बना था उस समय 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो आपका जुड़ा था उसके अंदर 97 विषय लिए गए थे, जैसे कि रक्षा से संबंधित, ठीक है, और मेडिसिन से संबंधित। इसके अंदर सिर्फ उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें पूरा का पूरा अधिकार, यानी कि पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास। पूर्ण अधिकार किस पे होता है? केंद्र सरकार पे। यानी कि केंद्र सरकार इसके बारे में डिसीजन लेती है, और यानी जितने भी कार्य करने हैं, किस प्रकार का करना है, क्या नियोजन करना है, प्लानिंग बनानी है, योजना बनानी है, सब चीज़ों का उल्लेख जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में कितने हो गए हैं ये? 100। ठीक है, फिर है आपके राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिसका संपूर्ण अधिकार निर्णय लेने का किसका होता है? राज्य का होता है। ठीक है, राज्य की
इट मीन कह सकते हैं अब राज्य स्तर पर इसका निर्णय लिया जाता है, जो कि पहले 66 थे परंतु अब उन्हें घटा करके कितने हो गए हैं, ये 61। ठीक है, क्यों हो ऐसा घटाने का कारण ये हुआ क्योंकि इसके अधिकतर हिस्सों को, अधिकतर विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया। समवर्ती सूची पहले 47 थी परंतु अब आपकी ये 52 है। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में उन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केंद्र सरकार अर्थात केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलके उसका निर्णय लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलके निर्णय लेते हैं, वो आपका कहलाते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कभी कभी ऐसी अवस्था आ सकती है कि किसी चीज़ का निर्णय केंद्र सरकार लेती है परंतु राज्य सरकार उसको कहती है कि यह निर्णय गलत है। ठीक है, यानी कोई ऐसा अवस्था आ सकती है कि जब समवर्ती सूची में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं तो किसी बिल पास कराने की या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अवस्था अगर उत्पन्न हो जाती है कि केंद्र सरकार उसके लिए ना बोल रही है और जो राज्य सरकार है उसके लिए हाँ बोल रही है। ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार उस पद्धति को लागू करना चाहती है और राज्य सरकार उसको नहीं लागू करना चाहती है, तो इस अवस्था में दोनों में क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, अर्थात दोनों में आपसी रंजिश हो जाएगी। तालमेल ना बैठने के कारण बिल रुक सकता है या उस विषय का विकास रुक सकता है। इसीलिए इसमें यह वर्णित किया गया है कि जब समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके फैसला लेती हैं और अगर दोनों में मतभेद होता है, ठीक है, मतभेद होता है, तो उस अवस्था में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ओके, मतलब केंद्र और राज्य जब किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं और दोनों विपरीत होते हैं तो उस अवस्था में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय स्वीकृति योग्य होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आते हैं 8वीं अनुसूची पे। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी परंतु अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अर्थात जब संविधान बना था तो उस समय केवल 14 भाषा ही हमारे देश की भाषा में सम्मिलित की गई थी परंतु अब 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है अनुसूची 8 के अंतर्गत। ठीक है, अब आपको मैं बाकी की जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनके बारे में बताता हूँ। 14 जो थी 1966 तक 14 भाषाएं थी परंतु 1967 में फिर इसके अंदर परिवर्तन हुआ और 15वीं भाषा सिंधी बनी। कौन से संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन से 1966 में। फिर 15वीं भाषा आपकी मणिपुरी बनी 71वें संविधान संशोधन से 1992 में। और उसी समय 17वीं बनी नेपाली, सेम संशोधन 71वें 1992 में। ठीक है, उसके बाद 18वीं भाषा आपकी बनी कोंकणी जो कि 71वें संविधान संशोधन से ही बनी थी 1992 में। 19वीं बनी मैथिली 1992 में 2003 संशोधन से। फिर उसी में बाकी की 3 भाषाएं भी बनी जैसे संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 से, फिर डोगरी ये भी 92 संविधान संशोधन 2003 से और 22वीं बोडो 92वें संविधान 2003 से। ठीक है, तो ये सारी जो संविधान में संशोधन हुए और उसके बाद कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, परंतु भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ राज्य भाषा है और वो भी क्या है, हिंदी। आइए अनुसूची 9 पढ़ते हैं। यह अनुसूची प्रथम अधिनियम 1951 के द्वारा, यह अनुसूची
1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, एक सेकेंड। जो अनुसूची 9 है वो आपको 1951 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और कब जोड़ा गया था? 1951 के अनुसूची अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इस अनुसूची में था क्या? इसके अंदर कानूनों का उल्लेख मिलता है कि विधायिका न्यायिक पूर्वावलोकन से मुक्त रखना चाहती थी, किंतु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो भी जोड़ा गया है वह न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए अंतर्गत आएगा। अर्थात 9वीं अनुसूची में ये था कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनको पुनरावलोकन के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको स्थायी बना दिया जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1973 के बाद जितने भी अनुसूची में परिवर्तन हुए हैं, जो भी चीज़ जोड़ी गई है, उनको दोबारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। अर्थात आने वाली सरकार उसमें विचार विमर्श कर सकती है। ठीक है, ये कब हुआ था? 2007 में। आइए अगला 10वां दे रखा है। 10वां है आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल निरोधक कानून जोड़ा गया। अर्थात 52 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में कोई भी एक पार्टी का मेंबर दूसरे पार्टी में जा सकता है। ठीक है, दल बदल कर सकता है। उससे पहले उन्हें यह अधिकार नहीं था। अनुसूची 11 की बात करें, ये सेकंड लास्ट है आपकी। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और इसके अंतर्गत पंचायतों का उल्लेख मिलता है। ये 29 विषय है। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए थे। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन था, जो कि गांव में पंचायत से रिलेटेड, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इनसे संबंधित था, यानी कि गांव का विकास करने के लिए इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ शहर के छोटे इलाकों का विकास करने के लिए अनुच्छेद 12 में 74वां संविधान संशोधन 1992 में 22वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 18 विषय हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्ण निर्णय को बदलने के अधिकार उससे अधिक संख्या में की गई पीठ के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसके द्वारा परिवर्तन करा जा सकता है। परंतु 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी बनाया गया था नगर पालिका को कि जो नगर का हो वहाँ का विकास हो सके छोटे से छोटे स्तर पे। 11 और 12 अनुसूची जो थी वो छोटे छोटे स्तरों को संपूर्ण रूप से विकास करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 12 अनुसूची संपूर्ण रूप से पढ़ी। ठीक है, सारी पढ़ ली, जिसके बारे में हमें अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें और इनको शॉर्ट में लिख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो नए यूज़र्स हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।